नमस्कार, साइंटिफिक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम योग निद्रा के बारे में जानेंगे, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की सबसे आसान और कारगर विधि है, जिसकी सहायता से हम अपनी किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी ने सुना है कि मन बहुत चंचल और बड़ा ही शक्तिशाली होता है। यह अगर कुछ भी ठान ले तो इस जगत का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे यह पूरा ना करा दे, फिर चाहे वह कोई स्वास्थ्य संबंधी इच्छा हो या कोई और इच्छा, परंतु वह इच्छा प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। अब जानते हैं कि यह मन है क्या। तो इसे आप एक सॉफ्टवेयर की तरह समझिए और हमारे मस्तिष्क को एक हार्डवेयर। यह जो मस्तिष्क रूपी हार्डवेयर है, यह तो हमें शरीर के साथ मिला है, परंतु मन रूपी जो सॉफ्टवेयर है, इसे हम खुद तैयार करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से। जो हम अनुभव करते हैं, सीखते हैं, उसी से यह मन बनता चला जाता है, अच्छा या बुरा। इसका मतलब है कि हम इसे बनाने वाले हैं, मतलब हम मालिक हैं, और मन, मस्तिष्क और शरीर, यह सब कुछ हमारा है। हम इन सब के स्वामी हैं। परंतु यह जो मन है, यह खुद को मालिक मानकर हमें ही नचाने लग जाता है और हम इसका कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए तो कहा गया है कि मन बहुत शक्तिशाली है, और अगर यह अपनी शक्तियों को हमारे हित में लगा दे तो पूरा जीवन ही बदल कर रख दे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? जिसे देखो वही परेशान है। हारी बीमारी, नकारात्मक विचार, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिंता, द्वेष, लालच, यही सब घेरे हुए हैं। क्यों घेरे हुए हैं? मन के कारण। क्योंकि यही सब मन के खिलौने हैं। मन इन्हीं से खेलता है, और जैसे ही आप इससे निकलना चाहते हो तो यह अपनी शक्तियों को बढ़ाकर आपको विचलित कर देता है। ऐसे ऐसे विचार और उनके ढेर लगा देता है कि आप इस विचार को ही छोड़ देते हैं कि इससे बाहर निकला जाए। इस बात को अभी यहीं रोकते हैं, थोड़ा कुछ और समझते हैं। हम मनुष्य हैं और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, या यूं कहें कि परमेश्वर या गॉड या अल्लाह का एक छोटा सा अंश हैं। यही सब बातें सभी आध्यात्मिक पुस्तक और विद्वान लोग बताते हैं। और अगर ऐसा है तो हम में और परमात्मा में कुछ फर्क ही नहीं है। अगर फर्क है तो बस इतना कि हम छोटा सा अंश हैं और वह बहुत बड़ा, परंतु उसके सभी गुण धर्म हम में भी मौजूद हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र से एक लोटा जल अगर निकाल लो तो उस जल में भी वह सभी गुण मौजूद होंगे जो समुद्र में हैं। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को बिल्कुल एक जैसा बनाया है। वह सभी चीज़ जो किसी एक को दी हैं, वही सारी चीज़ें हम सभी को दी हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ रंग रूप आदि की बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ बातें सामर्थ्य की हो रही हैं। लेकिन यहाँ भी आपको अंतर नज़र आ रहा होगा कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी सामर्थ्य कितनी है, और वह राजा महाराजा, उसकी सामर्थ्य की मुझसे क्या तुलना है। तो यहाँ आप एक बात समझिए, जीवन मरण, यश अपयश विधाता के हाथ है। उसी की मर्जी से यह सब चलता रहता है। इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। और अगर यह सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होता है, जिसको हम समझ पाने में मनुष्य की बुद्धि अयोग्य है, क्योंकि दैविक चीज़ों को समझने के लिए दैविक बुद्धि चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। और इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत भी क्या है? कोई अगर राजा के घर में पैदा होकर सामर्थ्यवान है, तो हम भी उसके बराबर सामर्थ्यवान हो सकते हैं, चाहे हमारा जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो। यही तो मनुष्य जन्म की विशेषता है। मैं दो उदाहरण याद दिलाता हूं आपको, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक तो है महाभारत काल से, और दूसरा इसी समय का है। महाभारत काल का उदाहरण है दानवीर कर्ण का, जो शायद इस धरती का सबसे अभागा मनुष्य था, क्योंकि उसके जन्म लेते ही उसकी माता ने उसका त्याग कर दिया था। लेकिन यही कर्ण पांडवों की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा था।
अगर कर्ण ना होता तो महाभारत भी ना होता, क्योंकि दुर्योधन को कर्ण के अलावा किसी भी योद्धा पर विश्वास नहीं था और अर्जुन को कोई परास्त कर सकता है ऐसा वो सोचता था। इस कहानी को आप सब लोग जानते हैं, परंतु यह इतना पराक्रमी कैसे हुआ आगे आप खुद समझ जाएंगे। अब दूसरा उदाहरण सुनो, वह है धीरू भाई अंबानी का, जो अपने शुरुआती जीवन में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल भरा करते थे और बाद में क्या हुए आप सब जानते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये लोग इतने सामर्थ्यशाली हुए कैसे। तो एक लाइन में आंसर होगा अपने मन की शक्तियों से। तो अब आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर उन लोगों ने अपने मन की शक्तियों का उपयोग कैसे किया, आखिर इसकी तकनीक क्या है। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। हमारा मन 3 प्रकार का होता है। पहला चेतन मन, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड। बहुत से लोग इसे सिर्फ 2 पार्ट में ही बताते हैं, चेतन और अवचेतन। इसका कारण है कि अनकॉन्शियस माइंड तक आम आदमी की पहुंच हो ही नहीं सकती। यहाँ तक सिर्फ उच्च कोटि के योगी लोग ही पहुंच पाते हैं, इसलिए आम आदमियों के बीच में इसकी चर्चा ही नहीं होती और हम भी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सारे जीवन का कार्य सिर्फ इन्हीं 2 कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से पूरा हो जाता है। अब चेतन मन के कार्यों को समझते हैं। यह मन सुबह उठने के बाद से रात के सोने तक का जितना भी कार्य होता है, लगभग सभी कार्य इसकी सहायता से किए जाते हैं, चाहे वह ऑफिस का कार्य हो या फिर घर का। सभी में ज़्यादातर इसी की भूमिका होती है, क्योंकि यह चेतन है, इसमें चेतना है, यानी अवेयरनेस। यह तर्क कर सकता है, किसी भी कार्य को अपनी कसौटी पर कस कर देखता है, यानी यह हर कार्य में अपना लॉजिक लगाता है, फिल्टर लगाता है, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, लाभ हानि सभी को परखता है और फिर उसी के हिसाब से हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तब हम उस कार्य को एक्शन में तब्दील करते हैं। यह सब था चेतन मन के बारे में। यह हमारे टोटल मन का सिर्फ 10% होता है और उसमें भी ज़्यादातर लोग 2 से 3% तक ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसे 5 से 6% तक इस्तेमाल करते हैं। अब आता है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह कुछ चेतन है और कुछ अचेतन, इसलिए इसको अवचेतन मन कहा जाता है। शरीर की लगभग सभी क्रियाएं अवचेतन मन से संचालित होती हैं, जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया, हार्ट पंपिंग, यहाँ तक कि टोटल इम्यून सिस्टम इसी के कंट्रोल में रहता है। यह पूरे मस्तिष्क यानी मन का 90% हिस्सा कवर करता है। इसमें अनकॉन्शियस माइंड भी है, पर आप इसे सबकॉन्शियस माइंड ही समझिए। इसमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती। यह किसी कार्य को मना नहीं करता, ना कहना जानता ही नहीं, सत्य सत्य में फर्क नहीं कर सकता। कोई भी विचार अगर इसके पास तक पहुंचा दिया जाए तो बस यह उसे पूरा कर देने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यह अवचेतन मन आपकी किसी भी इच्छा को थाली में सजाकर आपको लाकर नहीं देगा। यह आपको आइडियाज़ देगा, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देगा जो आपकी इच्छा की पूर्ति में सहायक होंगी, पर एक्शन आपको ही लेना होगा, यानी काम आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यह जगत कर्मों के अधीन है। लेकिन यह निश्चित है कि अगर आपने इसके सुझाए हुए आइडियाज़ पर ठीक तरह से काम किया तो इच्छा चाहे कोई भी हो, उसकी पूर्ति होना निश्चित है। अब सवाल आता है कि हम अपनी इच्छा अवचेतन मन तक पहुंचाएं कैसे, क्योंकि हमारी डायरेक्ट अप्रोच तो है नहीं वहाँ तक। जाने के लिए हमें चेतन मन से यानी कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी इच्छा को वहाँ तक भेजना है। और चेतन मन के पास तर्क करने की शक्ति होती है,
यह अपने लेवल पर हाँ या ना करता है, खुद फिल्टर करता है और जिसे चाहता है सिर्फ उसे ही अवचेतन मन तक जाने देता है, बाकी सब को डिलीट कर देता है। तो आखिर हम अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाएं कैसे? मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें मन की कमजोरियों को जानना होगा, और चेतन मन की कमजोरी है कि अगर बार बार किसी भी बात को या इच्छा को इसके सामने दोहराया जाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यह उस बात को सच समझकर स्वीकार कर लेता है और उस विचार या इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सत्य लगने लगता है। इसकी दूसरी कमजोरी है रात को सोने से 5 मिनट पहले और सुबह उठने के 5 मिनट बाद तक यह चेतन मन बहुत कम चेतन रहता है, मतलब कम अवेयर रहता है। इस समय यह ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, अपने लॉजिक नहीं लगाता और आपके विचारों या इच्छाओं को सबकॉन्शियस माइंड तक पास होने देता है, क्योंकि इस समय तक ये कंप्लीटली कमांडिंग पोजीशन में नहीं रहता, क्योंकि दिन भर का थकाव होता है और थकान की वजह से इसकी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है। और नींद से 5 मिनट पहले यह लगभग अपने सभी कार्य बंद कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे टोटल कमांडिंग पोजीशन में आने लग जाता है। इस वक्त अगर कोई विचार या इच्छा इमोशंस के साथ विजुलाइज की जाए तो उसे सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ग्रहण कर लेता है, और यही स्थिति सुबह सोकर उठने के बाद 5 मिनट तक रहती है। उसके बाद कॉन्शियस माइंड टोटल कमांडिंग पोजीशन में आ जाता है, और अगर वह टोटल कमांडिंग पोजीशन में आ जाए तब तो बड़ा मुश्किल है किसी भी बात को कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। अब इसका तीसरा तरीका भी जानिए, वह है योग क्रियाओं के द्वारा मन को कंट्रोल करना। इसमें डीप ब्रीदिंग यानी प्राणायाम और योग निद्रा प्रमुख हैं। डीप ब्रीदिंग पर हमारी वीडियो है, उसे आप देख चुके होंगे, नहीं देखी तो देख लीजिए। उसका टाइटल है गहरी सांस का यह तरीका जरूर जानिए। अब योग निद्रा के बारे में जानते हैं कि इसकी सहायता से हम अपनी इच्छाओं को कैसे अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं और कैसे वह हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इस क्रिया में शव आसन में लेटना होता है और अपने संपूर्ण शरीर को पैर से लेकर सर तक धीरे धीरे अपने मन की आंखों से विजुलाइज करना होता है, मतलब महसूस करना होता है। कहने का मतलब है कि शरीर के हर हिस्से पर ध्यान को ले जाकर भावनात्मक रूप से महसूस करना, यानी खुद को देखना होता है कि संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता जा रहा है और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। चलिए अब इस क्रिया को करके देखते हैं। सबसे पहले बिस्तर पर शव आसन में लेट जाइए। बिस्तर बहुत ज़्यादा गुदगुदा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त हो, जैसे किसी तख्त या बेड पर दरी कंबल आदि बिछा हो, ऐसा होना चाहिए। अब 4-5 गहरी सांसें लीजिए, जिससे मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। अब अपने ध्यान को यानी अवेयरनेस को अपने दाहिने पैर के पंजे पर लाइए। मन की आंखों से उसे देखिए, यानी विजुलाइज कीजिए कि मेरे पैर की एड़ी, तलवा और उंगलियों का दर्द शरीर से बाहर जा रहा है और प्राण ऊर्जा मेरे पूरे पैर के पंजों में, उंगलियों में, तलवों में समाहित होती जा रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें अब किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, यह शिथिल होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। अपने ध्यान को थोड़ी देर तक यहीं पर रोकें, फिर ध्यान को ऊपर की तरफ यानी पिंडलियों पर ले जाइए और उसी प्रकार से जैसे पंजे के बारे में विचार बनाते हुए मन की आंखों से देखा था, बिल्कुल उसी तरह से विजुलाइज कीजिए और पिंडली को भी बिल्कुल स्वस्थ होता हुआ देखिए। फिर और ऊपर की तरफ
यानी घुटनों पर पहुंचकर इसी क्रिया को इसी प्रकार से दोहराते हुए जंघा और नितंब तक पहुंचिए। फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही कीजिए। तत्पश्चात पेट, कंधे, हाथ, छाती से होते हुए सर तक इसी प्रकार से खुद को स्वस्थ होता हुआ विजुलाइज कीजिए। अब आपका संपूर्ण शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, ऐसा खुद में महसूस कीजिए। अब अगर यह क्रिया आप रात्रि में सोने से पहले कर रहे हैं, तब तो आप इसे करते करते ही सो जाएंगे, और अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो अब आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आराम से उठकर बैठ जाइए। प्राणायाम करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घुटने में दर्द रहता है, मतलब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ घुटने पर भी ध्यान केंद्रित करके उसे स्वस्थ होता हुआ विजुअलाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक विशेष बात जाननी होगी, ध्यान से सुनिएगा इस बिंदु को, वरना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप घुटने पर ध्यान केंद्रित करके विजुअलाइज करेंगे कि मेरे घुटने का दर्द ठीक होता जा रहा है और अब मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, और जब आप खुद को दौड़ते हुए विजुअलाइज कर रहे होंगे तो इसी समय आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर कर देगा, कहेगा पागल है, सारी रात घुटने के दर्द से परेशान रहा है, दसियों साल से डायबिटीज़ की बीमारी हुई है, आँख की रोशनी लगभग ख़त्म होने को है, सिर्फ रेटिना का एक पॉइंट काम कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसे बेवकूफ़ बना रहा है? बस यहाँ आप सावधान हो जाइएगा। आपको कोई भी प्रतिक्रिया अपने मन को नहीं देनी है, ना तो हाँ कहना है और ना ही ना कहना है। बस इसे स्पेक्टेटर की तरह एक दृष्टा भाव से देखते रहना है। अगर आपने गलती से भी कोई प्रतिक्रिया दे दी तो आप ऐसा करके अपने चेतन मन की शक्तियों को बढ़ा देंगे, क्योंकि यह तो यही चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो वह आपके इन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देगा। अगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा और आपके विचारों और इच्छाओं को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देगा। यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि एक छोटा बच्चा जब किसी बात की ज़िद करके रोता है और आप उसे समझाते बुझाते रहते हैं, मतलब उस पर ध्यान देते रहते हैं, तब तक वह रोता ही रहता है, जिद करता रहता है। और अगर आप उस पर से ध्यान हटा लें कि अब तू रोता रहे, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप चुप हो जाता है। इसी प्रकार से आप चेतन मन की चालाकियों को समझकर उस पर बिना ध्यान दिए हुए अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ विजुअलाइज करते हुए इन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें। बस इसके बाद वह अपना कार्य शुरू कर देगा। वह कई किस्म के विचार देगा आपको तथा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर देगा कि आप स्वस्थ होते चले जाएंगे, क्योंकि इम्यून पावर को भी यही कंट्रोल करता है। आपको उस बीमारी से निकलने के लिए जिन केमिकल्स या हार्मोन्स की ज़रूरत होगी उनको आपके शरीर में ही बनाने की व्यवस्था कर देगा, और इसके लिए जिस प्रकार के भोजन आदि की आवश्यकता होगी उस प्रकार के आइडियाज़ भी आपको देता रहेगा कि वह चीज़ खाएं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे करेगा वह? तो इसके लिए बहुत आसान है ये। क्या आपने ऐसा कभी नहीं कहा कि यार आज तो रसमलाई खाने का मन कर रहा है, या आज मटर पनीर की सब्जी बनाओ, आज उसी को खाने का मन कर रहा है? वह इस केस में इस तरीके से आपकी मदद करेगा और आखिरकार आपको बीमारी से मुक्त करा देगा। तब आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन 50% लोग तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, और 50% में से आधे विश्वास तो करेंगे परंतु इस पर कार्य को शुरू नहीं करेंगे। अब बचे 25% में से 12% लोग विश्वास करेंगे और शुरू भी करेंगे, मगर बीच में ही छोड़ देंगे।
12% में से आधे लगभग 6% विश्वास भी करेंगे, शुरू भी करेंगे, मगर ठीक तरीके से नहीं करेंगे, जिसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। अब बचे 3% लोग जो अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होंगे। यह सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है, पूरी दुनिया का कैलकुलेटेड डाटा है। आप शायद जानते होंगे, और ना जानते हो तो गूगल करके देख लीजिए कि दुनिया की सारी दौलत का 97% सिर्फ 3% लोगों के पास है। मतलब दुनिया की 57% लोगों के पास दुनिया की सारी दौलत का सिर्फ 3% ही है। इसी आधार पर मैंने आपको बताया है। यहां मैं आपको एक और टिप देता हूं। शुरुआत में आप छोटी छोटी इच्छाओं से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करें। चलिए मैं इस पर आपको एक उदाहरण देता हूं जो मेरा ही है, और यह सिर्फ 1-1.5 महीने पहले की बात है, जुलाई की। एक दिन मैं सुबह उठा और अपने एक मित्र का विचार मन में आया जो स्कूल टाइम में मेरा क्लासमेट था, कि यार बहुत दिन हो गए उसका कोई फ़ोन नहीं आया, अब 2-4 दिन में ही आना चाहिए। क्योंकि मैं उसे सिर्फ क्रिसमस को ही फ़ोन करके बधाई देता हूँ, क्योंकि वो क्रिश्चियन जाति से है और उसका नाम वी न्यूटन है। बाकी साल भर वही फ़ोन करता रहता है जब उसका मन करे। तो ऐसा मन में विचार आया और फिर मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। बात आई गई हो गई। दोपहर को लंच के समय वाइफ बोली कि आप पुष्कर चलोगे? मैंने कहा क्यों? बोली वहाँ सत्संग हो रहा है, शनिवार को चलेंगे, इतवार को आ जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, सीधे ही मना कर दिया। शाम को बड़े बेटे का फ़ोन आया, पापा आप और मम्मी सैटरडे को सुबह 6 बजे बिल्कुल रेडी रहना, मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं जा रहा। बोला क्यों? सैटरडे और संडे की तो बात है। मैंने कहा नहीं यार, मैं भीड़ भाड़ से बहुत दूर रहता हूँ, तुम अपनी मम्मी को लेकर जाओ। वो बेचारा भी क्या करता, कहने लगा ठीक है पापा। अब शुक्रवार की शाम आ गई, छोटा बच्चा आया और कहने लगा कि पापा अब मम्मी ने भी जाने को मना कर दिया है, कह रही हैं कि अगर पापा नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तो भाई को फ़ोन करके मना कर दे कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने कहा चलो अच्छा है, एग्जर्शन से बचेगी और सत्संग तो टीवी पे घर में ही देख लेगी। बेटा बोला पापा आप इतने जिद्दी क्यों हो? ज़रा ये तो सोचो कि भाई ने इतने बिजी शेड्यूल में से कैसे कैसे प्रोग्राम सेट किया होगा, और अब मैं मना करूँगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी। मम्मी का दिल भी टूटेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा तेरी और मम्मी की बात तो कोई परेशानी की नहीं है, पर अभय के बारे में तो सोचने की बात है। मेरे बड़े बेटे का नाम अभय है, तो मैं कहा चलो अगर ऐसी बात है तो चलते हैं। अभी तक मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। खैर हम पुष्कर पहुंच गए और शाम को तकरीबन 8 बजे फिर से उसी दोस्त का ख्याल आया कि अगर वह आज यहाँ होता तो मुलाकात हो सकती थी, पर वह तो इंदौर में है। खैर मैंने फ़ोन मिला दिया, आवाज़ आई धीरेन्द्र कैसे हो? मैंने कहा यार क्या बताऊँ, मैं तो तुम्हारे शहर आया हुआ हूँ, तुम यहाँ होते तो मुलाकात होती। बोला कहाँ है तू? मैंने कहा अजमेर में। बोला अजमेर में कहाँ? मैंने कहा पुष्कर में एक रिज़ॉर्ट में हूँ। बोला मेरे घर से 25-30 किलोमीटर है और आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। मैंने पूछा तू है कहाँ? कहने लगा मैं भी अजमेर में हूँ। तेरा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा कल शाम 4 बजे तक सत्संग अटेंड करना है, फिर दिल्ली। बोला ठीक है, दिल्ली जाने का सिर्फ एक ही रूट है और वह भी मेरी कॉलोनी के सामने से, और जाते वक्त मिलकर ज़रूर जाना, बिना मिले मत जाना। मैंने कहा ठीक है। खैर मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 48 साल बाद एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। मन तो खुश हुआ पर मन भरा नहीं, क्योंकि 1 घंटे में क्या बातें कर सकते थे, और लौटना भी ज़रूरी था क्योंकि बेटे को मंडे ऑफिस जाना था। अगर मैं और वाइफ ही होते तो 2-3 दिन तो वहाँ ज़रूर रुकते, परंतु ऐसा हो नहीं सका। अब इस घटना का आप खुद मंथन कीजिए और देखिए
कि कितना पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड, और कैसे कैसे आइडियाज़ देता है और कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है, आपके ना सहयोग करते हुए भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा देता है। बस उसके पास तक बात पहुंचनी चाहिए। एक अमेरिकन लेडी थी जिन्होंने अपने 20 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में अपनी 5000 से ज़्यादा इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से पूरा किया, जिसका नाम था हेलन हेड्सेल। आप गूगल कर सकते हैं, ये इतिहास में दर्ज है। तो यह सब था मन की शक्तियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।